मैं और मेरे शौहर नसीर बरेली स्टेशन पर खड़े ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। मेरा बेटा जावेद हमें छोड़ने स्टेशन तक आया था। 2 दिन बाद दिल्ली में मेरे जेठ हबीब के बेटे की शादी थी। हम दोनों मियाँ बीवी उसी शादी में जा रहे थे। थोड़ी देर में ट्रेन आ गई और हमें अपनी सीट पर बैठाकर मेरा बेटा जावेद चला गया। ट्रेन जब मुरादाबाद को पार कर रही थी तो मेरी नजर एक अधेड़ से दिखने वाले आदमी पर पड़ी जो खिड़की वाले बर्थ पर बैठा अखबार में खोया हुआ था। इस आदमी को देखते ही मैं बुरी तरह चौंक गई। यह मनव्वर था। मैंने अपनी चुन्नी के पल्लू से अपना आधा चेहरा ढक लिया और उस आदमी की नजरों से खुद को छुपाते हुए मैं दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक पहुंच गई। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खाली होने लगी थी। उतरने वालों की भीड़ ने रास्ते को जाम कर दिया था। हम लोग शादी में जा रहे थे, इसीलिए हमारे पास सामान ज्यादा था। मेरे शौहर नसीर ने मुझसे कहा कि तुम यहीं बैठो, तब तक मैं सामान गेट तक पहुंचाकर आता हूँ। दोनों हाथों में सामान लेकर नसीर लोगों की भीड़ के साथ आगे बढ़ने लगे। मैं सीट के नीचे से बाकी का सामान निकालने में लग गई। तभी मनव्वर हाथों में छोटा सा सूटकेस लिए मेरे सामने खड़ा हो गया और बोला, मुमताज। मैंने सिर ऊपर किया और उससे बोली, मनव्वर, मैंने तुम्हें मुरादाबाद में ही देख लिया था, आगे बढ़ो। मेरे शौहर आगे ही हैं। वो बोला, दिल्ली में तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपना सामान सहेज चुकी थी। मैंने भीड़ से रास्ता बनाया और लोगों के साथ वहां से निकलते हुए बोली, दिल्ली के उत्तम नगर में मेरे जेठ का घर है। परसों उनके बेटे की शादी है। मैं वहीं जा रही हूँ। अब रास्ते से हटो, मुझे निकलने दो। वो कुछ नहीं बोला और बाहर निकलने वालों की भीड़ में शामिल होकर गुम हो गया। मैं भी अपना सामान हाथों में लिए अपने शौहर नसीर की ओर बढ़ गई। बाहर निकलकर उत्तम नगर की टैक्सी पकड़ने तक मेरी नजरें मनव्वर को ढूंढती रही, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। मुझे अफसोस हुआ कि कम से कम मैं उसका फोन नंबर तो ले लेती। फिर लगा कि अच्छा हुआ कि मैंने ऐसे कमबख्त आदमी का फोन नंबर नहीं लिया। अगले 2 घंटे के बाद हम लोग मेरे जेठ हबीब भैया के घर पर थे। नहा धोकर हम खाना खाने बैठे ही थे कि मेरे जेठ भी दस्तरखान पर हमारे साथ आकर बैठ गए और बोले, नसीर, 2 दिन शादी के रह गए हैं, तब तुम आए हो। जुनैद और जावेद में से कोई भी नहीं आया है। कम से कम मुबीना को तो साथ ले आते। मेरे शौहर ने कहा, भैया, जावेद अकेले दुकान नहीं संभाल पाता। मैं आया हूँ तो जुनैद अपनी पढ़ाई छोड़कर दुकान पर अपने भाई का हाथ बटाने में लगा है और मुबीना की छुट्टी नहीं मिल पाई, वरना वो तो जरूर आती। अभी हम लोग खाने पर बैठे ही थे कि मनव्वर अपना वही छोटा सा सूटकेस हाथों में थामे घर में दाखिल हो गया। मनव्वर को यहाँ देखकर मैं एक बार फिर से चौंक पड़ी। तभी हबीब भैया खाने से उठ खड़े हुए और जाकर मनव्वर के हाथों का सूटकेस थाम लिया और बोले, आप भी उसी ट्रेन से आए हो जिससे नसीर आया है, लेकिन ये लोग आपसे जल्दी पहुँच गए। चलो हाथ मुँह धोकर पहले खाना खा लो। मनव्वर ने मुझे देखा और फिर हाथ मुँह धोने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ गया। थोड़ी ही देर में वो हमारे साथ दस्तरखान पर बैठा था। जैसे ही मनव्वर दस्तरखान पर बैठा तो मैं वहाँ से उठकर अपनी जेठानी कुलसुम के पास सोफे पर जाकर बैठ गई। मेरी जेठानी बोली, मुमताज, तुम थक गई हो तो जाकर मेरे कमरे में आराम कर लो। मैंने कहा, नहीं भाभी, अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। अच्छा ये बताओ कि वो आदमी जो थोड़ी देर पहले घर में दाखिल हुआ है वो कौन है? मेरी जेठानी ने कहा, अरे तुम पहचानती नहीं? ये मनव्वर मियाँ हैं, मेरे बहनोई। ये तुम्हारे रामपुर के ही तो हैं। 20 साल पहले जब मेरी बहन से इनकी शादी हुई थी तब तुम शादी में नहीं आ पाई थी, और उसके बाद भी तुम्हें या नसीर भाई साहब को हमसे कोई मतलब रहा नहीं तो मेरे रिश्तेदारों को पहचानोगी कैसे? वो तो पता नहीं कैसे तुम लोग मेरे बेटे की शादी में आ गए। मैं बोली, अरे नहीं बाजी, इनकी दुकान की वजह से हम लोगों को कहीं आने जाने में दिक्कत हो जाती है।
मेन मार्केट की दुकान है। उसी दुकान के सहारे ही आज हालात बेहतर हुए हैं, वरना पहले के हालात तो आपको मालूम ही है। दिन भर की थकी हुई मैं जाकर जेठानी के रूम में सो गई। शाम हुई तो मेरे शौहर ने मुझे जगाया। मेरी जेठानी भी मेरे कमरे में आ गई और फिर दोनों देवर भाभी की ढेर सारी बातें होने लगी। नसीर अपनी भाभी से बोले, भाभी तुम्हारे बहनोई मनव्वर से मेरी काफी बातें हुई हैं। मुझे पता चला है कि उनका आदिल नाम का इकलौता लड़का है जो बेंगलोर में ही जॉब करता है। मेरी बेटी मुबीना भी वहीं जॉब करती है। दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। तुम मनव्वर मियाँ से एक बार बात करना। अपने शौहर के मुंह से ये बात सुनकर मेरे तो पसीने छूट चुके थे, लेकिन मेरी जेठानी बैठी थी, इसीलिए मैंने खुद को रोक लिया। मेरी जेठानी मेरी बेटी मुबीना को बहुत प्यार करती थी, क्योंकि दोनों भाइयों के 5 बच्चों के बीच वही एक लड़की थी। मेरी जेठानी के भी 3 लड़के ही थे, जिसमें से बड़े वाले की परसों शादी हो रही थी। मेरे शौहर की बात सुनकर मेरी जेठानी बड़ी खुश हुई और बोली, मुबीना के लिए आदिल का रिश्ता बहुत सुंदर रहेगा। मेरे बेटे की शादी बीत जाने दो, फिर मैं बात करती हूँ मनव्वर से। मेरी बहन तो अब इस दुनिया में रही नहीं। जब से उसका इंतकाल हुआ है तब से मनव्वर भी बहुत अकेले हो गए हैं और बीमार रहते हैं। मुबीना जैसे अच्छी लड़की उनके घर की बहू बनेगी तो मनव्वर की जिंदगी में फिर से ताजगी आ जाएगी। मैंने कहा, बाजी मुबीना आपके मझले लड़के बसीर से प्यार करती है और आप भी यह बात अच्छी तरह जानती हो, फिर क्यों ऐसे कह रही हो? मेरी जेठानी बोली, पहले मैं मुबीना को अपने घर की बहू बनाने की सोच रही थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुबीना और बसीर दोनों के रास्ते अब अलग अलग हो चुके हैं। वो बेंगलोर में जॉब कर रही है और मेरे जीजा मनव्वर का लड़का आदिल भी वहीं जॉब कर रहा है। मुबीना के लिए आदिल का रिश्ता ही सबसे बेहतर साबित होगा। जेठानी की यह बात सुनकर मैं फिलहाल के लिए खामोश हो गई थी, लेकिन मैं इतना जान गई थी कि अनाथ होने की वजह से मेरी जेठानी अपने बेटे से मुबीना के रिश्ते के लिए राजी नहीं है। बाकी सब बातें तो उनका बहाना है। जेठानी के बड़े बेटे की शादी के दिन तक मनव्वर मुझसे बात करने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन मैं उसके करीब जाने से बचती रही और शादी के अगले ही दिन मनव्वर मुरादाबाद के लिए निकल गया। मनव्वर के जाने के 2 दिन बाद की हमारी भी टिकट कंफर्म हो गई। हमारे निकलने का दिन आ गया। जाते समय मेरे शौहर नसीर अपने भाभी से बोले, भाभी तुम अपने भांजे आदिल से मुबीना के रिश्ते की बात पक्की कर मुझे फोन करना। नसीर के मुंह से एक बार फिर से यह बात सुनकर मुझसे रुका न गया। मैं भैया और भाभी के सामने ही बोल पड़ी, मुबीना कोई बच्ची नहीं है और ना ही आज वो पुराना वाला जमाना है कि बच्चों का हाथ किसी के भी हाथ में थमा दो और बच्चे खुशी खुशी सिर नीचे किए हुए तुम्हारे रिश्ते को अपना लें। मेरी यह बात भाभी को बुरी लग गई थी, लेकिन वो कुछ न बोली। तभी नसीर ने अपनी भाभी से कहा, भाभी आप खुद देख लो, आज भी मेरी हर बात को ऐसे ही सिरे से नकार देती है। मैं अपने बड़े बेटे जावेद से मुबीना की शादी करना चाह रहा था, लेकिन मेरी यह बात सुनकर मुमताज इसी तरह गुस्सा हो गई थी। आखिर तुम ही बताओ, मुबीना हमारी बेटी तो है नहीं, घर में ही शादी होगी तो इसमें क्या बुरा था? फिर भी मैंने मुमताज की जिद के आगे जावेद से मुबीना की शादी वाले इरादे को छोड़ दिया। अब मनव्वर के बेटे आदिल से रिश्ता जोड़ रहा हूँ, तब भी इसका यही ड्रामा है। तुम बताओ मैं क्या करूँ? लड़की जवान हो चुकी है, कहीं तो शादी करनी ही होगी ना उसकी। भाभी ने कहा, पहले तुम दोनों मियाँ बीवी घर में बैठकर आपस में सलाह मशवरा कर लो कि मुबीना की शादी कहाँ करनी है, फिर मुझे इत्तला कर देना। थोड़ी देर बाद ही हम भाभी के घर से निकल पड़े और ट्रेन पकड़कर देर रात तक बरेली अपने घर पहुंच गए। मेरे और मेरे शौहर नसीर के 2 बेटे थे और मुबीना हमारी गोद ली हुई बेटी थी। मेरे शौहर नसीर ने मुबीना की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी, अपने दोनों बेटों से ज्यादा उसे पढ़ाया और इस वक्त वो बेंगलोर में एक अच्छी जॉब में है। मेरे दोनों बेटों में से एक जावेद अपने अब्बू की हार्डवेयर की दुकान संभालता है
और छोटा वाला बेटा जुनैद ग्रेजुएशन कर रहा है। मैं अपने जेठ के बेटे की शादी से लौटकर घर आई तो कई दिनों तक मुबीना को लेकर परेशान रही। मेरे शौहर नसीर तो आदिल से मुबीना के रिश्ते को लेकर काफी सीरियस हो चुके थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि देखो मुमताज, आदिल एक बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर है, 32 लाख का उसका सालाना पैकेज है और वो मनव्वर का इकलौता बेटा है। मुबीना के लिए इससे बेहतर रिश्ता कोई दूसरा नहीं मिलेगा। तुम उसकी माँ हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं बोली, आप किसी भी चीज को लेकर इतने उतावले न हुआ करो नसीर, सब्र रखो। मेरी यह बेरुखी देखकर नसीर समझ गए थे कि मैं किसी भी कीमत पर आदिल से मुबीना का रिश्ता नहीं होने दूंगी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। इस बीच जब भी मुबीना से फोन पर बातें होती मैं उदास हो जाती और काफी देर तक उसके बारे में सोचती रहती। मुझे हमेशा डर लगा रहता कि अगर मैं अचानक मर गई तो मेरे दिल में एक गहरा राज छुपा था जिसे मैं मुबीना को जल्द से जल्द बता देना चाहती थी। एक दिन मुबीना का कॉल आया तो वो बेहद खुश थी। मैंने उसकी खुशी का राज पूछा तो उसने कहा कि माँ, आपके लिए एक सरप्राइज है, मैं घर आकर बताऊंगी। 1 हफ्ते बीत चुके थे। अगले दिन मेरी बेटी मुबीना बेंगलोर से घर आने वाली थी। मैं मुबीना को लेकर बहुत चिंता में थी, साथ ही उसके सरप्राइज को लेकर भी मैं काफी कुछ सोच रही थी। सुबह ही मुबीना की कैब घर के दरवाजे पर रुकी। मैं तो बेसब्री से अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही घर के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज सुनी, मैं दौड़ी हुई बाहर निकली। देखा तो मुबीना के साथ एक नौजवान भी था, जिसने आते ही मुझे सलाम किया और मुबीना तो जोर से मेरे गले लग गई। मैं दोनों को घर के अंदर लेकर आई और मुबीना को एक तरफ ले जाकर पूछा, ये लड़का कौन है मुबीना? मेरी बात पर मुबीना मुस्कुराई और बोली, अम्मी सब्र रखो, अब्बू को फोन किया था, वो आने ही वाले होंगे, उनके आते ही आपको सब पता चल जाएगा। तभी मेरे शौहर नसीर भी हाथों में ढेर सारा सामान लिए दुकान से घर आ गए। मेरा बेटा जुनैद अपनी बहन और उसके साथ आए अजनबी मेहमान की खातिरदारी में लग गया था। नसीर के घर आते ही मैंने उनके हाथों से सामान लेते हुए उनसे पूछा, नसीर, मुबीना के साथ ये लड़का कौन है? नसीर मुस्कुरा गए और बोले, सब पता चल जाएगा, पहले खाना लगाओ। आज बहुत दिनों बाद मैं अपनी बेटी के साथ खाना खाऊंगा। और सुनो, थोड़ी देर में मनव्वर भी घर पहुंचने वाले हैं और दिल्ली से भैया भाभी पहुंचने वाले हैं। मनव्वर का नाम सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और अब मुबीना के साथ घर आने वाले मेहमान को पहचानते मुझे देर न लगी। यह मनव्वर का लड़का आदिल ही होगा। अब मेरे सामने अजीब से हालात पैदा हो चुके थे। मैंने अपनी जिंदगी में एक गुनाह किया था जिसका खामियाजा मैं आज तक भुगत रही थी। अगर मैं अब चुप रही तो मुझसे दूसरा बड़ा गुनाह हो जाएगा। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैं मुबीना को सब कुछ सच सच बता दूंगी। थोड़ी ही देर में मनव्वर भी घर आ चुका था और दिल्ली से भैया और भाभी भी पहुंच चुके थे। सभी कुछ इतनी जल्दीबाजी में हो रहा था कि इस बीच में मुबीना से दिल की बात कह न पाई। दोपहर के खाने के लिए सभी लोग दस्तरखान पर बैठ चुके थे। मैं आदिल और मुबीना को देख रही थी। मनव्वर से भी 2-3 बार मेरी नजरें मिली थी और मेरी आंखों में छुपे अंगारों को मनव्वर ने भांप भी लिया था, लेकिन वो कुछ बोल ना पाया और सिर नीचे किए सभी की बातें सुन रहा था। मेरे शौहर नसीर बहुत खुश थे। वो बोले, देखो मुमताज, सब गलती तुम्हारी है। अगर तुम 6 महीने पहले ही आदिल से मुबीना के रिश्ते की बात पर राजी हो गई होती तो आज तुम्हारे लिए इतना बड़ा सरप्राइज न होता। तुम्हारा रवैया देखकर मैंने तुम्हें कुछ न बताया और मुबीना से आदिल के बारे में सब कुछ बता दिया। इत्तेफाक से बेंगलोर में दोनों एक ही कंपनी में थे और आदिल मुबीना का
सीनियर था। दोनों को मालूम चला तो मुलाकातें शुरू हुई। अगले महीने आदिल की प्रमोशन है। वो अपनी प्रमोशन के बाद मुबीना से निकाह करने का मन बना चुका है। मनव्वर को पता चला तो वो भी बेहद खुश हुआ और उसी के कहने पर आज ये सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अब पानी सर से गुजर चुका था। मैंने अपने बेटे जुनैद को उसके भाई जावेद के पास दुकान पर भेज दिया और मुबीना से बोली, मुबीना तुम तो दिल्ली वाले बड़े भैया के मजले लड़के बशीर से प्यार करती थी। तुम्हारी इस पसंद पर मैं भी राजी थी। फिर ये अचानक आदिल बीच में कहाँ से आ गया? मुबीना बोली, अम्मी आप लोगों ने मुझे बेटी की तरह पाला है। मेरी अपनी माँ से ज्यादा आपने मुझे प्यार किया है। मैं आज जो कुछ भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ। मैं बशीर को पसंद जरूर करती थी, लेकिन मैंने ये भी तय किया था कि आप लोग मेरे हाथ कहीं भी थमा दोगे तो मैं खुशी उस रिश्ते को अपना लूंगी। आदिल को लेकर अबू बहुत खुश नजर आए। यही देखकर जब उन्होंने आदिल के बारे में मुझसे बात की तो मैं आदिल के करीब चली गई। तभी मेरी जेठानी बोल पड़ी, मुमताज तुम्हारी दिक्कत क्या है? आदिल में कोई एक कमी हो तो बताओ मुझे। जब दोनों राजी हैं तो तुम्हें इतनी परेशानी क्या है? मैं खुद को रोक न पाई और बोली, सुनो नसीर, पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। अब भी अगर मैं चुप रही तो तुम सब मिलकर एक ही बाप के 2 बच्चों की शादी कर दोगे। मेरी यह बात सुनकर सभी मेरे मुंह की ओर देखने लगे। मैंने नसीर की ओर मुंह घुमाकर कहा, नसीर शायद मेरी यह बात सुनकर तुम मुझे तलाक दे दो, लेकिन अब मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। बात 22 साल पुरानी है। जब मैं कुंवारी थी मेरे मायके रामपुर में एक आदमी रहता था। मैं उससे प्यार करने लगी थी। उसने मुझसे शादी का वादा किया था और मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। जब उसे पता चला तो वो बदनामी के डर से गांव छोड़कर भाग गया। मेरे घर वालों ने मुझे मेरे मामा के यहाँ भेज दिया, जहाँ मेरे एक लड़की हुई। 1 साल बाद मेरी शादी तुमसे यहाँ बरेली में हो गई। शादी के बाद हमारे 2 बेटे हुए। दोनों अभी छोटे ही थे कि एक दिन मैंने तुमसे कहा कि मेरे मामा के यहाँ एक अनाथ बच्ची है। वो लोग उस बच्ची की ढंग से परवरिश नहीं कर पा रहे हैं, क्यों ना हम लोग उसे यहाँ ले आएं। हमारे 2 बेटे हैं, एक बेटी भी हो जाएगी तो घर पूरा हो जाएगा। तुम मेरी बात पर राजी हो गए और इस तरह 5 साल की मुबीना को हम बरेली लेकर आ गए। सभी को ये लगता है कि मुबीना हमारी गोद ली हुई बेटी है, लेकिन सच्चाई यही है कि मुबीना मेरी अपनी बेटी है। मैंने उसे जन्म दिया है, वो अनाथ नहीं है। मुबीना को जन्म देने वाली माँ मैं ही हूँ और उसे जन्म देने वाला बाप भी यहीं सामने बैठा है। वो है मनव्वर, जो आदिल का भी बाप है। मुबीना और आदिल दोनों की माँ अलग है, लेकिन बाप मनव्वर ही है। मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाकर भाग जाने वाला शख्स मनव्वर ही है, जो इस वक्त मेरे सामने बैठा है। मैं मनव्वर से नफरत करती हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मेरी जिंदगी तबाह हुई थी। मैंने इस आदमी की वजह से क्या कुछ नहीं झेला। इसी की वजह से मैं अपनी छोटी सी मासूम बच्ची को मामा के यहाँ छोड़ आई थी। इसी आदमी की वजह से मेरी बेटी आज तक खुद को अनाथ समझती रही। मनव्वर के खिलाफ मेरे दिल में जितनी भी सच्चाई थी मैंने सबके सामने जाहिर कर दी और वहीं बैठकर नसीर के मुंह से तलाक के 3 शब्द सुनने का इंतजार करती रही। थोड़ी देर में नसीर मेरे पास आया और बोला, मुमताज इन 6 महीनों के दौरान तुमसे बताए बिना मैं मनव्वर से कई बार मिल चुका हूँ। उसी ने एक दिन तुम्हारे और उसके बारे में सब कुछ मुझे बता दिया था, लेकिन इसमें ना तो तुम्हारा कोई दोष है और ना ही मनव्वर का। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। 22 साल पहले तुम्हारे प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर मनव्वर अपने घर वालों को समझाने मुरादाबाद गया, लेकिन उसके घर वाले राजी न हुए तो उसने जहर पी लिया और 1 साल तक हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझता रहा। जब वह ठीक होकर रामपुर लौटा तब तक देर हो चुकी थी।
तुम मेरी बीवी बनकर बरेली आ चुकी थी। मनव्वर ने हालात से समझौता कर लिया और फिर उसकी भी शादी हो गई, लेकिन यह बात अब तक किसी को भी मालूम नहीं थी कि मुबीना मनव्वर की ही बेटी है। जब मैंने आदिल से मुबीना के रिश्ते की बात की तो मनव्वर को बड़ी खुशी हुई। उसे लगा कि 22 साल पुरानी गलती को तो वो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अपने इकलौते बेटे के लिए तुम्हारी बेटी मुबीना से रिश्ता जोड़कर उसके दिल को थोड़ा सुकून तो जरूर मिल जाएगा। मेरे शौहर की बात खत्म होते ही मेरी जेठानी मेरे पास आई और मेरे करीब बैठकर मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और बोली, इतिहास में जो भी हुआ उसे हम बदल नहीं सकते और मनव्वर वाली बात मैं बहुत पहले से जानती थी। मुझे इस बात के लिए तुमसे कोई शिकायत नहीं। जवानी में सभी से गलतियां होती हैं। मनव्वर भी गलत इंसान नहीं है, लेकिन हालात ने उसे तुम्हारे नजर में 22 साल तक गलत बनाए रखा। अब उन बातों को भूल जाने का वक्त है। इतना कहकर मेरी जेठानी कुछ देर के लिए खामोश हो गई, फिर मुस्कुराते हुए मुझसे बोली, मुमताज, मैं तुमसे अपने बेटे बसीर के लिए मुबीना का हाथ मांग रही हूँ। क्या इस बार तुम राजी हो? जेठानी की बात का मैं कोई जवाब न दे पाई। तभी नसीर भी मेरे करीब बैठ गए और बोले, मैंने भी जिंदगी में बड़ी गलतियां की है। मैं एक निकम्मा और आवारा किस्म का इंसान था। मैं जुए और शराब के चक्कर में अपने घर वालों का सब कुछ बर्बाद कर चुका था। अच्छे लोग मुझे देखना तक बर्दाश्त नहीं करते थे, इसलिए मेरी शादी के लिए जब तुम्हारा रिश्ता आया तो मेरे घर वालों ने झट तुमसे मेरी शादी कर दी। शादी के बाद तुमने मुझे इंसान बनाया। तुमने हमेशा मुझे सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता बताया और आज मैं अपने पूरे खानदान में सबसे अच्छा इंसान माना जाता हूँ। तो यह तुम्हारी देन है मुमताज। तुमने आज फिर यह साबित कर दिया कि तुम एक बेहतरीन इंसान हो। तुम्हारी जैसी बीवी को पाकर मैं खुद को आज और भी ज्यादा खुशनसीब समझता हूँ। अपने शौहर के मुंह से यह सब सुनकर मैं अपने आंसुओं को रोक न पाई। तभी आदिल और मुबीना भी मेरे करीब आ गए। मुबीना मुझसे बोली, अम्मी, मैं यह जानकर बहुत खुश हूँ कि मैं अनाथ नहीं हूँ और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात यह है कि तुम जैसी महान औरत मेरी माँ है। आई लव यू अम्मी। कहानी से सीख, गलतियाँ तो सभी करते हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करे। जरूरी ये नहीं कि हम गलतियों से पूरी तरह मुक्त हो जाएं, बल्कि जरूरी ये है कि हम हर बार अपनी गलतियों से सीखें। गलतियों से लगातार सीखते रहने की हमारी यह आदत ही एक दिन हमें गलतियों से मुक्त कर देगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया आप